अब हम आगे चलने वाले हैं और हम पढ़ते हैं कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो तरंगें एक ही दिशा में और एक ही कला में कंपन करती हैं, एक ही कला में ऊपर की तरफ यदि कंपन करती हैं, तो इसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और संपोषी व्यतिकरण के अंदर परिणामी आयाम जो है वो कुछ ज्यादा प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा उसका फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में दोनों जो तरंगे हैं वो यहाँ पे समान कला में हैं। पहला, समान कला में यदि दोनों तरंगों की कला यदि समान है तो इसका मतलब हमारे पास φ2 - φ1, φ2 - φ1 इनका जो डिफरेंस है वो सर जीरो हो जाएगा। ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ये डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, ये डिफरेंस हमारे पास 2π भी हो सकता है। 2π की वैल्यू का मतलब भी वापस हमारे पास जीरो हो जाएगा। ये हमारे पास 4π भी हो सकता है। क्लियर है? यानी हम इसे लिख सकते हैं पाई का समगुणज कह सकते हैं। यानी जब कलांतर का मान पाई का समगुणज होगा तो दोनों तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होंगी और हमें परिणामी विस्थापन प्राप्त होने वाला है। तो परिणामी विस्थापन की सिचुएशन निकाल लें। आप जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास r की वैल्यू जो आ जाएगी वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और इसका मिल जाएगा बेटा जी हमें अंडर रूट, क्योंकि cos थीटा का मान तो अरे cos 0 डिग्री का मान तो 1 होता ना यार, नहीं आया किसी को? अरे cos 0 डिग्री का मान 1 होता ना, वो हमने 1 लगा दिया। इसको क्या लिखूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको क्या लिखूं? बोलो। हाँ बोलो बेटा जी, इसको क्या लिखूं मैं? बोलो, इसको क्या लिखना पड़ेगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 का अंडर रूट। इसको क्या लिखूं? दिख तो रहा ना सबको अच्छे से? हाँ सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। जल्दी बता दो इसको क्या लिखूं मैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ओके बहुत बढ़िया सर। a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और उस होल स्क्वायर से अंडर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a1 प्लस a2। यदि दोनों तरंगे समान कला में चल रही हैं तो परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर हो। यदि दो तरंगे समान कला में जा रही हैं तो उन दोनों के बीच में जो परिणामी विस्थापन आएगा उसका परिणामी आयाम जो आएगा वो दोनों आयामों के योग के बराबर होगा। दोनों आयामों के योग के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। और इनकेस अगर a1 और a2 दोनों का मान बराबर कर दे तो, यानी आने वाली दोनों अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों का आयाम यदि हम बराबर कर दें तो ये a1 और a2 का मान कितना हो जाएगा? 2a0 हो जाएगा। 2a0 हो जाएगा। क्लियर है? 2a0 हो जाएगा हमारे पास। सिंपल हम इन दोनों का योग कर देंगे तो ये है हमारे पास संपोषी व्यतिकरण की सिचुएशन। अब हम बात करते हैं कि सर विनाशी व्यतिकरण की सिचुएशन क्या हो जाएगी? इसे हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। यानी समान कला में जब तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो उसे हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। अब हमारे पास आता है विनाशी व्यतिकरण। चलिए विनाशी व्यतिकरण को और क्लियर कर देते हैं। विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा? एक तरंग जा रही है सर टिचुक टिचुक ये जा रही है, बहुत बढ़िया। दूसरी तरंग इसके एग्जैक्टली विपरीत कला में जा रही है। दूसरी तरंग जो है वो विपरीत कला में जा रही है सर, ऐसे जा रही है, इस सिचुएशन में जा रही है। जब दोनों तरंगे विपरीत कला में जाएंगी तो दोनों के कला में अंतर कितना होगा? दोनों में कलांतर कितना होगा? यदि इन दोनों तरंगों को मैं ऊपर से निकालूं तो इसमें पाई का डिफरेंस हो जाएगा। किसका डिफरेंस हो जाएगा? पाई का डिफरेंस हो जाएगा। यदि पाई का डिफरेंस होता है तो दोनों तरंगे विपरीत कला में होंगी। चलिए दोनों तरंगे विपरीत कला में हो जाती हैं, आगे चल लेते हैं। क्या बात कह रहे हो सर? चलो
विपरीत कला की सिचुएशन ले लेते हैं, विपरीत कला की सिचुएशन ले लेते हैं। विपरीत कला की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आगे चलूं, हटा दूं क्या इसको, बोलो रे। ये सिचुएशन आगे कह रहे हैं कि इन दोनों को यदि हम विपरीत कला में अध्यारोपित करेंगे तो हमारे पास परिणामी व्यतिकरण की सिचुएशन क्या आ जाएगी। यदि φ2 माइनस φ1 का जो डिफरेंस है, यदि φ2 माइनस φ1 का जो डिफरेंस है विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में डेल्टा फाई जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। तो इस सिचुएशन में परिणामी आयाम जो होगा, r का मान जो होगा हमारे पास, बताएं देखें, फाई के मान बराबर में पाई की वैल्यू में कितनी आ जाएगी वैल्यू, बताएं। यदि ये मैं कहता हूं कि पाई, इसके बाद 3 पाई, इसके बाद 5 पाई, या मैं लिखता हूं पाई का विषम गुणज, पाई का विषम गुणज, बताएं इस सिचुएशन में वैल्यू कितनी हो जाएगी cos फाई की। cos डेल्टा फाई का मान कितना आएगा, कौन बताएगा। अगर मैं फाई की जगह ये वैल्यू रखूं तो cos डेल्टा फाई का मान क्या आएगा, बोलो। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, बोलना तो पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मंजू का बहुत ठीक आंसर है, बोलना पड़ेगा बेटा। बाकी सबको क्या हो गया रे, आप लोगों का भी आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया मंजू बाजिया -1 सर, ठीक है बेटा, आपका बहुत सही आंसर है। cos पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, और जब बेटा जी हम यहाँ पे -1 चिपका देंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2a1 a2 हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r बराबर वैल्यू आएगी a1 माइनस a2। और यदि a1 बराबर a2 बराबर a0, यदि अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों का आयाम बराबर है तो परिणामी आयाम जो होगा वो हमें 0 मिलेगा। परिणामी आयाम जो होगा वो हमें 0 मिलेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण का जो डेरिवेशन है, व्यतिकरण की कहानी है, अध्यारोपण के सिद्धांत का जो टॉपिक है वो कुछ समझ में आ गया होगा। जिसको भी एक बार समझ में आ गया हो एक बार मेरे को कंफर्म कर दें, उसके बाद में हम आगे चलते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बेसिक चीजें हैं, अभी तक हमें जो रिजल्ट चाहिए वो सर 2 बातें हमें समझ में आ गई। r का मान √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। डेल्टा फाई जो है वो हमें कलांतर को रिप्रेजेंट करता है। सर r मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी जिसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण में इसका मान a1 प्लस a2 के बराबर आएगा। r मिनिमम जो होगा उसे सर हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, और इसमें हमारे पास परिणामी आयाम है वो a1 माइनस a2 आएगा। क्लियर कर दें। बिल्कुल इंटेंसिटी फॉर्मेट को भी हम सोल्व करने वाले हैं, चिंता ना करें। अभी मैं बेसिक फंक्शन समझाने वाला हूं। क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई? कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी जो होती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आयाम का वर्ग। किसी भी तरंग की तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो सर डेफिनेटली एक कांस्टेंट लगेगा जिसे हम यहां पर k लगा देते हैं। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बनेगा I इज इक्वल्स टू k a स्क्वायर। I इज इक्वल्स टू के a स्क्वायर। यदि हम पहली तरंग की बात करें तो यहां पे 1 लग जाएगा, और I2 बराबर दूसरी तरंग की बात करें तो हमारे पास ये वैल्यू लग जाएगी। एक चीज मैं यहां से और अच्छे से समझाना चाहता हूं कि यदि मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लूं
तो सर हम ये लिख सकते हैं रूट I1 दिस इज इक्वल्स टू रूट के, और A1 का जब आप स्क्वायर का रूट करेंगे तो A1 आ जाएगा। सिमिलरली यदि आप I2 का रूट लिखेंगे तो K का भी रूट हो जाएगा, और A2 स्क्वायर का जब अपन रूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू A2 आएगी। क्या क्लियर है? इतनी बातें यदि आपको क्लियर हैं तो अपन आगे चल सकते हैं। बताएं, देखें। बहुत सर, ओके सर, अच्छा है सर, समझ में आ गया। चलो ये बातें क्लियर हैं। अब हम परिणामी आयाम के फॉर्मेट में चलने वाले हैं, यहां पे चलने वाले हैं। तो सर ये तो दोनों अलग अलग तरंगों की तीव्रताएं हो गई, हमें तो परिणामी तरंग की तीव्रता बता दीजिए। तो सर हमारे पास I प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बेटा R का स्क्वायर, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा KR का स्क्वायर। अगर आप यहां से R का स्क्वायर करना चाहते हैं तो सर रूट हट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सर K, इसका स्क्वायर करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। क्योंकि मैंने R स्क्वायर कर लिया ना यार, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट हटेगा तो ये पूरा फंक्शन अंदर आ जाएगा। चलो इस K को अंदर लेके चलो, चल भैया थोड़ा सा अंदर चल। अरे घर की दहलीज के अंदर पांव तो रखो, घर की दहलीज के अंदर पांव तो रखने दो इसको। चलो क्या आएगा, क्या आएगा, ये K अंदर जाएगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ अपना रिश्ता निभाएगा। तो K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2K A1 A2 cos डेल्टा फाई। डेल्टा फाई को जनरली हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये कलांतर है। कलांतर का मतलब कला में अंतर है, जिसे फाई 2 माइनस फाई 1 लिखते हैं, तो आप डेल्टा फाई भी लिख दें, फाई से भी रिप्रेजेंट कर दें, कॉमन सेंस की बात है। तो सर ये हमारे पास I की वैल्यू चल रही है, I बराबर ये क्या हो गया, अरे K A1 स्क्वायर को तो सर हम I1 लिख देंगे, बढ़िया बेटा। K A2 स्क्वायर को सर हम I2 लिख देंगे, बढ़िया बेटा। ये जो 2 है इसको हम इधर छोड़ देंगे। अब क्या करें सर, अब हमारे सामने थोड़ी सी दिक्कत आ गई, ना तो A1 का स्क्वायर है ना A2 का स्क्वायर है, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करें सर, सर हम ये कर सकते हैं कि इस K के टुकड़े कर दें, और K को गुणा के फॉर्मेट में रूट K और रूट K लिखा जा सकता है। नहीं आया समझ में? अरे K को अंडर रूट के लिख सकते हैं, अंडर रूट के थोड़ा सा A1 को दे दो, अंडर रूट के थोड़ा सा A2 को दे दो, और ये फंक्शन हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नहीं आया? तो अंडर रूट के A1, अंडर रूट के A1 किससे रिप्लेस हो जाएगा सर? रूट I1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो दिस इज रूट I1, और रूट के A2, अंडर रूट के A2 किससे रिप्लेस हो जाएगा सर? रूट I2 से रिप्लेस हो जाएगा। और आगे कौन चल रहा है? cos डेल्टा फाई चल रहा है। नहीं आया समझ में? सर ये बात तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गई। तो ये हमारे पास परिणामी तरंग की तीव्रता आ जाती है। ओके, तो ये हमारे पास परिणामी तरंग की तीव्रता आ जाती है। लेकिन ये हमारे लिए कुछ कम इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? हमारे लिए तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता इंपॉर्टेंट है। चलो नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम संपोषी व्यतिकरण। सर संपोषी व्यतिकरण में अभी हमने बात करी कि सर जो हमारे पास कलांतर होगा, जिसे हम डेल्टा फाई से लिख रहे हैं, वो सर हमारे पास 0, 2 पाई, 4 पाई होगा। और इन दिस सिचुएशन कोस डेल्टा फाई की वैल्यू सर 1 रहेगी, कोस 1 रहेगी। तो बॉस इस सिचुएशन में हमारे पास I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 हो जाएगा, क्योंकि कोस डेल्टा फाई का मान तो
1 हो गया सर, कोस डेल्टा फाई का मान तो 1 हो गया, वो हट जाएगा। अब इसको मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं? चलो सर एक काम करो, इसका रूट लगा के स्क्वायर कर दो सर, इसका रूट लगा के स्क्वायर कर दो, तो हमें मिल जाएगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा सर। और अब हम लिख पाएंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a कौन है? अरे a तो हमने अंडर रूट I1 को माना था, तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज I, और ये संपोषी व्यतिकरण है, तो ये मैक्सिमम की स्थिति है, ये संपोषी व्यतिकरण है, तो ये हमारे पास अब तीव्रताओं का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और यदि नोट लगा दें हम, सर आने वाले तरंगों का आयाम a1 बराबर a2 बराबर a0, तो इन दिस सिचुएशन I1 बराबर I2 बराबर I0 भी हो जाएगा। क्यों? अरे भाई जब आयाम बराबर है तो तीव्रता बराबर होगी ना यार। अरे तीव्रता तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो पहले का भी आयाम दूसरी तरंग का भी आयाम दोनों कॉमन है, तो डेफिनेटली दोनों की तीव्रताएं भी सेम आएंगी। दोनों की तीव्रताएं सेम आएंगी तो इसकी जगह हम रूट I0 और इसकी जगह भी हम रूट I0 लिखेंगे। बढ़िया सर, रूट I0 प्लस रूट I0 का होल स्क्वायर। चलो सर यहां ले लेते हैं, इसको हम क्या लिखें? अरे x प्लस x 2x होगा यार, x प्लस x 2x होगा यार, तो 2 रूट I0 का होल स्क्वायर। ये I मैक्सिमम के बराबर चल रहा है, I मैक्सिमम के बराबर चल रहा है। और यहां पे क्या कर दें, इसका स्क्वायर करोगे तो 4I0 हो जाएगा। यानी संपोषी व्यतिकरण में यदि दोनों तरंगों का आयाम बराबर है, उनकी तीव्रताएं बराबर हैं, तो इसमें परिणामी तीव्रता जो है वो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। इसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। चलिए विनाशी व्यतिकरण की कहानी भी पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे पास संपोषी व्यतिकरण हो गया। सर अब हम विनाशी व्यतिकरण की कहानी भी पढ़ लेते हैं फटाफट। हमारे पास विनाशी व्यतिकरण भी हो जाएगा। और विनाशी व्यतिकरण में क्या आएगा बताइए? विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा? सर डेल्टा फाई का मान पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा। सर डेल्टा फाई में जब कॉस लगेगा वैल्यू -1 आएगी। सर आई की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सर अगर I1 का मान I2 बराबर I0 हो गया तो सर इन दैट सिचुएशन I मिनिमम इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बस सिंपल सा प्रश्न था, बहुत आसान सा प्रश्न था। क्लियर हो गया? तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की जो सिचुएशन है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। कल की क्लास में हम अध्यारोपण के सिद्धांत के ये जो रिजल्ट आए हैं इनको रिवाइज करेंगे और इनके ऊपर डिपेंडेंट फॉर्मूले सवाल पढ़ेंगे। कल हम अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण के जो टॉपिक है उसकी जो सवाल हैं उसको हम एनी हाउ कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम विस्पंद पे चलेंगे, अप्रगामी तरंगों पे चलेंगे और लिसाजु आकृतियों पे चलते हुए हम अध्यारोपण के सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक तो लगा ही देना यार। चलिए